अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक आज आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से ये देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब है आपका कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर आप कवर करोगे सबसे पहले सेलिएट फीचर, इंडिपेंडेंस एक्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये चार जो टॉपिक हैं, 4 से 5 टॉपिक आप इसके हवाले से कवर करोगे। तो इस पर हम आज वीडियोस बनाएंगे और इंशाल्लाह सारी वीडियोस आपकी कवर कर दी जाएंगी और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम सबसे पहले हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और उसकी आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। बेसिक जो आउटलाइन है, स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन, उसको देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को सुकून से और तसल्ली से देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप इंशाल्लाह जो है वो सारा का सारा टॉपिक कवर करने में आपको आसानी होगी और आप इजीली कवर भी कर सकते हैं। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन, ये मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आपने वर्ड्स के हिसाब से इन चीज़ों को देखना हो, बाकी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप वर्ड्स को जहन में रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले जी हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रीफ डेफिनेशन। जी ये होती क्या है, ये चीज़ है क्या, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देन आपके पास आ जाएगी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, और फिर हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो पाकिस्तान का या फिर इंडिया का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो इसने फाउंडेशन किस तरह से, ग्राउंड वर्क होता है ना, बेस क्रिएट करना, तो इससे किस तरह से ये बेस क्रिएट की थी। तो आपके पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ें आप डिस्कस करोगे। सबसे पहली चीज़ आप डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और किस तरह से इसने ग्राउंड वर्क लेड किया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या फिर इंडिया, तो आप उसके लिहाज से ये चीज़ें देखोगे। देन आपके पास आ जाती है अगली बैकग्राउंड का। ठीक है, बैकग्राउंड में आप चीज़ें क्या क्या डिस्कस करोगे। आप ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, कहाँ से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद हम देखेंगे साइमन कमीशन की जो 1927 के अंदर हुआ, उसकी फेलियर क्यों हुई, उसका इंडियन लीडर्स ने क्यों रिजेक्शन की। देन आप देखोगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930, 31 और 33 के अंदर हुई थी कॉन्फ्रेंसेस, उनको देखोगे और आप उनका आउटकम देखोगे। देन आप इसके अंदर वाइट पेपर जो 1933 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया गया था, आप उसको देखोगे कि वो क्या था। ठीक है, अब बैकग्राउंड के अंदर आपकी 4 चीज़ें आ गई। ये लिखने का मकसद ये है ताकि आपको आउटलाइन याद रहे। आउटलाइन याद रहेगी तो पेपर में अंदर सवाल अटैम्प्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बैकग्राउंड के अंदर आप कॉलोनियल रूल के बारे में बताओगे, आप साइमन कमीशन के बारे में बताओगे, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताओगे, वाइट पेपर के बारे में बताओगे। ठीक है, ये थी आपकी सेकेंड आउटलाइन। देन आपके पास है थर्ड आउटलाइन। थर्ड आउटलाइन के अंदर आप इस एक्ट की जो एम है, मकसद है, वो आप डिस्कस करोगे। देन आपके पास फोर्थ आउटलाइन आ जाएगी जो कि है आपके पास प्राइमरी सोर्सेज, कि ये एक्ट आपका कौन कौन से सोर्सेज से अखज़ किया गया, आप उन सोर्सेज को डिस्कस करोगे। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो आपके पास आ जाएगी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो हम इसके सारे सेलिएंट फीचर्स एक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। देन आपके पास लास्ट में एक इम्पॉर्टेंस आएगी कि इस एक्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है, आप इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करोगे। देन आप उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म को देखोगे कि इस एक्ट की क्रिटिसिज्म बेसिकली है क्या है, क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, आप ये सारी चीज़ें देखोगे। देन एट द एंड आप कंक्लूजन पे आ जाओगे। अब आपने सवाल तैयार किस तरह से करना है, सबसे पहले ये चीज़ देखिए, आप आउटलाइन की बेसिक हेडिंग्स देखोगे, जैसे इंट्रोडक्शन आ गया है, जैसे उसका बैकग्राउंड आ गया है, फिर उसके बाद आप उसके सोर्सेज आ गए हैं, फिर उसके बाद आप उसके सेलिएंट फीचर्स आ गए हैं, फिर उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस आ गई है। देन आप फिफ्थ पे इम्पोर्टेंस आ गई है। देन एट द एंड आपकी क्रिटिसिज्म आ गई है और फिर आपने कंक्लूजन आता है। इसी तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है। फिर उसकी हेडिंग्स के अंदर क्या क्या है, आपने बेसिक हेडिंग्स तैयार करनी है। तो फिर अगर आप पेपर से पहले भी एक दिन तैयारी कर रहे हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बहुत इजी वर्डिंग के अंदर नोट्स दे रही हूँ, बहुत इजी वर्डिंग के अंदर आपको तैयारी करा रही हूँ। आपका काम ये है कि आपने समझना है चीज़ों को, और मज़ीद अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाए आपको तो आप कर सको। ठीक है,
The Government of India Act 1935 was a law passed by British Parliament. It was the most important law made by the British before Indian independence. Basically सबसे पहला जो लॉ पास किया गया था ना ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से वो जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, लेकिन इससे पहले भी एक एक्ट था, एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक्ट भी पास किया गया था। वो एक्ट क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे, उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो कंट्रोवर्सीज शामिल थी, जिसकी वजह से उस एक्ट को रिमूव करके 1935 का एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो पास कर दिया था। और बेसिकली इसका ये था कि गवर्नमेंट जो इंडियंस थे उनको ज़्यादा कंट्रोल दिया जाए कि वो भी गवर्न कर सकें और वो भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने लॉज बना सकें। इस एक्ट की एक खामी भी इसको कहा जाता है कि ये एक एक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था, लेकिन फिर भी जो आने वाले एक्ट्स थे उनकी फाउंडेशन बना, उनकी बेस बना। आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने भी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीशन के बाद जो बनाया, इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें ली। पाकिस्तान ने भी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसके अंदर से उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ली थी। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 1935 के से पहले अगर हम देखें तो ब्रिटिश जो है वो इसका ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया के ऊपर था, ठीक है। अब क्योंकि इंडियंस की तरफ से डिमांड होना शुरू हो गई कि हमारे हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता, हमारी फ्रीडम का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो हमें जो है वो अलग से हमें भी कंट्रोल दिया जाए कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून बना सकें या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम रूल कर सकें। तो 1927 के अंदर ब्रिटिश ने एक साइमन कमीशन भेजा। वो कमीशन क्या था, बेसिकली उसके अंदर रिफॉर्म्स थी कि ये रिफॉर्म्स जो हैं वो की जा सकती हैं कानून के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, ताकि आपको हकूक़ मिल सकें। लेकिन इंडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो जो साइमन कमीशन बना था उसके अंदर कोई भी इंडियन यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें, यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी भी हैं और इंडियंस भी हैं, क्योंकि तब सिर्फ इंडिया था। तो वो सारे एक आप यूनिट के तौर पे उनको कंसीडर करिए कि इंडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं है, तो आया हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जाके अब देखो इसके अंदर आपने एक साइमन कमीशन की बात कर ली, दूसरी आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करोगे जो कि 30, 31 और 32 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई लंदन के अंदर। वहाँ पे इंडियंस ने भी और ब्रिटिश लीडर्स ने भी बैठे हैं और फ्यूचर रिफॉर्म्स के बारे में सोचा है। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाइट पेपर जो है वो रिलीज़ किया 1933 के अंदर। बहुत सारी डिस्कशंस के बाद एक ड्राफ्ट क्रिएट किया गया और इस ड्राफ्ट को जो है वो बाद में इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ, आप भी देख लीजिए कि जो पॉइंट हैं इसके अंदर वो आपको क्लियर हो जाए। मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको इसके अंदर साइमन कमीशन की आपने बात करनी है, आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करनी है, देन आपने वाइट पेपर जो कि 1933 के अंदर छाया हुआ था उसके बारे में आपने बात करनी है। ये आपका यहाँ तक कवर हो गया इंट्रो और बैकग्राउंड। आई होप चीज़ें क्लियर हैं और ईजी हैं। उसके बाद अब आपकी थर्ड आउटलाइन आ गई है, द एम ऑफ द एक्ट। सबसे पहले जो एम की था एक्ट का, जो एम है वो एक तो था ऑटोनॉमी देने के लिए, जो मतलब जो इंडियन प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए कि वो अपने ऑटोनॉमी मतलब अपने डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं, उनको इस चीज़ की आज़ादी दी गई। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई, ठीक है, फेडरेशन सेंटर और प्रोविंसेस बनाई गई। इसके अंदर ब्रिटिश इंडिया भी इन्वॉल्व था और जो रियासतें थी उनको भी शामिल किया गया। फिर उसके बाद टू प्रिपेयर इंडियंस फॉर फ्यूचर सेल्फ गवर्नमेंट, कि इंडियंस को प्रिपेयर किया जाए कि अगर वो कल को अलग होते हैं तो वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने इसके अंदर एक चीज़ देखी कि जो ब्रिटिश थे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स थे उनका हमने देखा कि ज़्यादातर जो था वो ब्रिटिश का कंट्रोल था। अब पार्लियामेंट्री प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द एक्ट, सबसे पहले आपने साइमन कमीशन की बात की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात की, वाइट पेपर और जो थी रिपोर्ट, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट जो दी थी, जो बाद में आपका इंडियन एक्ट बना था 1935, उसकी रिपोर्ट। ये आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ से ये एक्ट जो है वो फिर इन सारी कोशिशों के बाद ये एक्ट बना था, फाइनल एक्ट।
अब आपके पास आ जाता है मेन टॉपिक और मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक, वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। सबसे पहला एक्ट तो आपके पास ये है ना कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रिटन फॉर्म के अंदर था। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। रिटन फॉर्म के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन था, 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे, और इसको सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट कहा जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। ठीक है, इसके थ्रू जो है वो फेडरेशन को क्रिएट किया गया। प्रोविंसेस जो थे उनको ऑटोनॉमी दी गई कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक लॉज क्रिएट कर सकते हैं। डायरकी का जो कंसेप्ट था उसको ख़त्म किया गया प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। डायरकी बेसिकली होता है कि दो गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट्स, यानी टू हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर इसको ख़त्म किया गया था कि दो हेड्स नहीं होंगे, प्रोविंस के अंदर एक हेड होगा, एक गवर्नमेंट होगी। दो हेड्स की वजह से जो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हो रही है उसको ख़त्म किया गया। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स किए गए, यानी 3 लिस्ट बेसिकली क्रिएट की गई। एक फेडरल लिस्ट की गई, एक प्रोविंशियल लिस्ट की गई और एक कंकरेंट लिस्ट की गई, जो कि बेसिकली दोनों फेडरल और प्रोविंशियल दोनों के अंदर शेयर थी। प्रोविंशियल फेडरल लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफेंस को दिया गया, फॉरेन अफेयर्स को दिया गया। इसी तरह प्रोविंशियल लिस्ट आ गई प्रोविंसेस के लिए, प्रोविंसेस को पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, एजुकेशन की दी गई, और कंकरेंट लिस्ट आ गई शेयर्ड बाय बोथ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब आपके पास डायरकी देखो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इंडियन जो एक्ट 1935 था, इसके अंदर प्रोविंसेस के अंदर डायरकी को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन सेंटर के अंदर डायरकी को रखा गया। ठीक है, सेंटर लेवल के अंदर डायरकी को रखा गया। सेंट्रल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया दो सब्जेक्ट्स के अंदर, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर जनरल के अंडर रखे गए, यानी जो गवर्नर जनरल था उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पावर थी और ज़्यादा पावर गवर्नर जनरल के पास थी। ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट थे, जो छोटे मोटे काम थे, वो इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में गए। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर पावर गवर्नर जनरल के पास थी। इंडियन मिनिस्टर्स जो थे उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर थी। आपके पास बाइकैमुलर लेजिस्लेटर रखा गया, दो हाउसेज रखे गए, एक काउंसिल ऑफ स्टेट, उस टाइम पे उसको अपर हाउस कहा जाता था, जैसे पाकिस्तान में अभी सेनेट कहा जाता है, और लोअर हाउस को जैसे नेशनल असेंबली कहा जाता है और वहाँ पे कहा जाता था फेडरल असेंबली। ठीक है, फेडरल कोर्ट्स बनाए गए 1937 के अंदर, 37 फिर इंडियन काउंसिल बनाई गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा गया कि पावर पार्लियामेंट होगी। ठीक है, प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया, और लेजिस्लेटर को, जो जितने भी प्रोविंसेस हैं वो सारे किसको होंगे, लेजिस्लेटर को। और सबके पास किस सेंटर में किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, वो गवर्नर जनरल के पास सुप्रीम पावर होगी। तो यहाँ से ये समझ आता है कि ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फुली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, ये पार्शियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अब आपके पास एक आउटलाइन आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। बेसिकली इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडियन प्रोविंसेस को जो रियल पावर दी गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इलेक्शंस को स्टार्ट किया गया, और इस चीज़ को लिखा गया कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो लोगों के सामने जवाबदेह होंगे, फेडरल स्ट्रक्चर लेके आए। ठीक है, और गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के रिलेटेड बातें वगैरह की गई। लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुई। उस क्रिटिसिज्म की हम बात कर लेते हैं कि ऑल इंडियन फेडरेशन नेवर स्टार्टेड बिफोर प्रिंसली स्टेट्स डिडंट ज्वाइन। एक ये रीज़न थी। गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, मतलब सेंटर में सारी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। रियल फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट था वो एक धोखा ही था, वो चूना ही लगाया गया था। डायरकी को सेंटर में रखा गया, प्रोविंसेस से तो ख़त्म कर दिया गया लेकिन सेंटर में रखा गया, तो बेसिकली एक बहुत कन्फ्यूजिंग और इनएफेक्टिव सा सिस्टम सामने आया। ठीक है, तो द एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हुई थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इसके अंदर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हुई थी। इंडियन लीडर्स, जिसके अंदर कांग्रेस और ये जो इंडियन लीडर्स थे, कांग्रेस, ये सारी इनकम्प्लीट और इनसेटिस्फैक्ट्री, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह नहीं था। तो बाकी कंक्लूजन है वो आपने खुद से लिख लेना है। अगर आपको मेरे ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बिल्कुल छोटी छोटी और बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आप पाक स्टडी के अंदर, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
बस इसको आपने एक आउटलाइन के थ्रू लिखना है, इंशाल्लाह आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह चाहिए हो गए तो आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप मेरे नोट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी आपको आउटलाइन आपने देखनी है, किसी चीज़ की नहीं भी समझ आ रही तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।